Hello everyone there. This is Shafak Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video we are going to learn about this poem Father Returning Home by दिलीप चित्रे. तो ये जो पोयम है फादर रिटर्निंग होम, ये पोयम पोएट दिलीप चित्रे जी ने अपने फादर को डेडिकेट करते हुए लिखे हैं. लेकिन वो इस पोयम से आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में कैसे सारे ओल्ड मैन जो अपने आप को लोनली और पराया फील कर रहे हैं, वो लोग की इस सिचुएशन और कंडीशन को यंग जनरेशन तक इस पोयम से पहुंचाना चाहते हैं. कैसे दिलीप चित्रे जी को उनकी लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में ये रियलाइज़ हुआ कि उनके जो पिताजी है वो घर में अकेला कमाते हैं और पूरा दिन काम करके थक हार के जब वो घर आते हैं तो उनकी रियल में केयर करने वाला कोई नहीं है. उन घर के फैमिली मेम्बर उनसे ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है. और भी बहुत सारी चीज़ बताए हैं उन्होंने जब उनके फादर काम करके रिटर्न घर आते हैं. इसलिए इस पोएम का नाम है फादर रिटर्निंग होम. ठीक है, तो उन्होंने ये पोएम अपने फादर को डेडिकेट करते हुए लिखे हैं, यानी ये पोएम एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है. पूरे पोएम में ये बताया है कि वो अपने काम से घर आते हैं तो क्या क्या करते हैं, वो सारी चीज़ इस पोएम में मेंशन है. ठीक है, तो पोएट नरेट्स हाउ हिज फादर रिटर्न्स होम एंड व्हाट ही डज देयर आफ्टर. Poet shows the loneliness of an old man in this modern society by depicting a picture of his own father returning home from work. और ये पोएम लिखी गई है फ्री वर्स में, यानी पोएट ने कोई भी राइमिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं किए हैं. So word to word explanation I am going to give you. So let's begin. Okay, so I have written down the poem. The poem start होती है, My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. तो यहाँ पे पोएट दिलीप चित्रे कहते हैं कि जो मेरे फादर है वो लेट इवनिंग ट्रेन से यात्रा करते हैं. लेट इवनिंग ट्रेन यानी देर शाम की ट्रेन से मेरे पिताजी यात्रा करते हैं. यहाँ पे ये लाइन क्या बता रही है कि दिलीप चित्रे के फादर पूरा दिन काम करके अब रात में घर लौट रहे हैं. लेट इवनिंग ट्रेन से मेरे डैडी यात्रा करते हैं, अब वो घर आ रहे हैं और वो साइलेंट कम्यूटर्स के साथ खड़े हैं ट्रेन की येलो लाइट में. कम्यूटर्स किसको कहा जाता है? जो डेली ट्रेवल करते हैं, स्पेशली लंबी यात्रा करते हैं डेली रेगुलरली. ठीक है, तो उनको कम्यूटर्स कहा जाता है. और यहाँ पे ये कम्यूटर्स कैसे है? साइलेंट है, यानी सारे कम्यूटर्स जो है वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, सब चुपचाप खड़े हैं. तो उसमें दिलीप चित्रे जी के फादर भी खड़े हैं. और ट्रेन की येलो लाइट, यहाँ पे ये येलो लाइट एक डल लाइफस्टाइल बता रहा है. डल मतलब कैसा? वो ट्रेन के सारे पैसेंजर्स लोग थके आ रहे, घर में जा रहे हैं, तो लोग सबका जो मूड है अभी थोड़ा डल है. तो यहाँ पे ये येलो लाइट कौन सा मूड शो कर रही है? डल. ठीक है, तो ये दो लाइन समझ गई. सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीन आईज. अभी सबब्स क्या होता है? सबब्स मतलब कोई एक मेन सिटी होती है ना, उसके आजू बाजू के इलाके, वो सबको सबब्स कहा जाता है. जैसे मेन सिटी थाने, थाने एक मेन सिटी है, उसके आसपास इसका आउटस्कर्ट, इसके आजू बाजू के सारे इलाके, ये थाने के आसपास के सारे इलाके को क्या कहा जाएगा? सबब्स. तो कोई भी मेन सिटी का आउटर एरिया को सबब्स कहा जाता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेशन वाइज अगर अपन देखते हैं तो पहले मुमरा आता है, फिर कलवा, फिर थाने, फिर मुलुंड. तो थाने मेन सिटी है, उसके आसपास ये इलाके हैं, और भी इलाके अपन अभी 3 ही ले रहे. तो ये 3 इलाके क्या है? सबर्ब्स. क्योंकि थाने मेन सिटी के आसपास ये एरियाज पड़ते हैं. ठीक है, तो बस मैं इसी वर्ड समझा रही हूँ कि व्हाट डज सबर्ब मीन्स. ओके, सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीन आईज. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो सबर्ब्स है वो उनकी अनदेखी आंखों के सामने से पार हो रहे हैं. यानी ट्रेन चल रही है और ट्रेन के सामने का जो नज़ारा है वो नज़ारों में बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे सबर्ब्स पास हो रहे हैं, लेकिन इनके जो पिताजी है वो ये सब सबर्ब्स पे नज़र नहीं डाल रहे हैं. क्यों?
ऑफ कोर्स, क्योंकि ये उनका डेली का रूटीन है, उनके लिए ये कोई न्यू बात नहीं है। ठीक है, तो उनकी नज़रों के सामने से ये सबअब्स एरिया पास हो रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो सब एरिया को नहीं देख रहे हैं। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन्ड विथ मड। तो बारिश का मौसम है, आगे बताया है मॉनसून है, तो इसलिए उन्होंने जो शर्ट और पैंट्स पहने हैं वो गीले हो चुके हैं। सॉगी मीन्स वेट, गीला। और उन्होंने बारिश से बचने के लिए एक ब्लैक कलर का रेनकोट लिया है जिसमें कीचड़ के धब्बे लगे हुए हैं। मर्ड मतलब कीचड़, स्टेन्ड मतलब धब्बा। एंड हिज बैग स्टफ विद बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट। और उन्होंने जो बैग पहना है वो बुकों से भरा हुआ है, और वो बुक क्या हो रही है, फॉलिंग अपार्ट, यानी बाहर गिर रही है, यानी आधी बुक बाहर गिरते हुए नजर आ रही है। ये लाइन से ये पता लगता है कि उनके बैग की हालत कितनी खराब है। बैग की चेन खराब हो जाती है या टूट जाती है तो कैसे बुक आधी बाहर गिरने लगती है। स्कूल या कॉलेज टाइम में तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे। तो उसी तरह इधर पे उनका जो बैग है उसमें बुक भरी हुई है और वो बाहर गिर रही है। ये 3 लाइन में उनके अपीयरेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, हिज आईज डिम्ड बाय एज। और उनकी जो आंखें हैं वो धुंधला चुकी है उनकी बढ़ती उम्र के साथ। डिम्ड यानी धुंधला। ठीक है, तो उनको धुंधला टाइप दिखाई देता है क्योंकि उनकी एज ज्यादा हो गई है। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट। ये लाइन में फेड का मतलब है मुरझाना, होमवर्ड का मतलब है घर की तरफ, ह्यूमिड का मतलब है नम। बारिश के मौसम में कैसा मिट्टी नरम नरम हो जाती है तो एनवायरनमेंट नम टाइप हो जाता है, उसको ह्यूमिड कहा जाता है। मॉनसून तो पता ही है, रेनी सीजन, नाइट। तो ये लाइन में क्या बताया है, बारिश की रात है, एनवायरनमेंट वातावरण बहुत नम है और वो मुरझाए हुए होकर घर की तरफ जा रहे हैं। बारिश का मौसम है इसलिए उनकी शर्ट और पैंट भीग चुकी है, उनके ब्लैक रेनकोट में कीचड़ का धब्बा लगा हुआ है, उन्होंने जो बैग पहना हुआ है उसमें बुक भरी हुई है और वो बुक बैग से बाहर गिर रही है। उनकी आंखें बढ़ती उम्र के साथ धुंधला चुकी है और वो इस बारिश की रात में मुरझाए हुए होकर घर की तरफ लौट रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या बताए है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। तो अभी तो वो ट्रेन में थे, तो यहाँ पोएट क्या बोल रहे हैं कि मैं अभी उनको ट्रेन से उतरता हुआ देख सकता हूँ। गेटिंग ऑफ द ट्रेन मतलब ट्रेन से उतरना। ठीक है, तो पोएट बोल रहे हैं कि मैं अपने पिताजी को अभी ट्रेन से उतरता हुआ देख सकता हूँ। और वो ट्रेन से उतर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक लंबे वाक्य से, एक लंबे सेंटेंस से एक अनइम्पॉर्टेंट सा वर्ड ड्रॉप्ड हो गया हो, गिर गया हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कभी लंबा सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्ड में ही हमारी नजर जाती है, अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ हमारी नजर नहीं जाती है। तो यहाँ पे वो यही बताना चाह रहे हैं ये 2 लाइन में कि मेरे पिताजी ट्रेन से उतर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक लंबे सेंटेंस से अनइम्पॉर्टेंट सा वर्ड गिर गया हो, यानी वो क्राउड से मेरे डैडी निकल रहे हैं, वो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके ट्रेन से उतरने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, सब अपने में है। और वो ट्रेन से उतरे हैं तो उनका कोई वेट नहीं कर रहा है, कोई इंतजार नहीं कर रहा है, वो जल्दी से अभी ट्रेन से उतरेंगे और अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 लाइन का मतलब समझ लिया अच्छे से। He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. अब ट्रेन से उतरने के बाद वो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी जो प्लेटफॉर्म होता है, जो ऑफकोर्स ग्रे कलर का, तो ये समझो प्लेटफॉर्म है, ये एरिया को क्या बोलते हैं, लेंथ, और ये एरिया को क्या बोलते हैं, ब्रेथ। तो वही बता रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है, यानी इस डायरेक्शन में वो हरी में जल्दी जल्दी चल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉसेस द रेलवे लाइन, यानी फिर उसके बाद पटरी क्रॉस करते हैं। यहाँ पे अभी ऐसा चल रहे हैं वो,
चल चल के अभी इधर आती है पटरी, रेलवे की पटरी। ये रेलवे की पटरी यानी रेलवे लाइन। प्लेटफॉर्म की लेंथ से होते हुए जल्दी जल्दी हरी में वो जाते हैं, वो क्रॉस करते हैं रेलवे लाइन पटरी को और फिर एंटर करते हैं लेन में। लेन मतलब होता है गली। ठीक, उनकी घर की तरफ जाने के लिए जो भी गली लगती है वो गली में एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ गया अच्छे से। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। उन्होंने जो चप्पलें पहनी है वो कीचड़ की वजह से बहुत ज़्यादा स्टिकी हो चुकी है, यानी चिपचिपी हो चुकी है। कीचड़ और उनकी चप्पलें उनके पैरों में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट क्रिएट कर रही है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ पर ध्यान ना देते हुए अपने घर की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ऑनवर्ड यानी बढ़ना। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उनके रेनकोट में कीचड़ के धब्बे लगे हुए हैं, उनके पैर में कीचड़ है, कि 2 मिनट बैठ के साफ कर लूँ फिर जाऊँ। उनको ये सब चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका ये रोज़ का रूटीन है। आगे क्या है? होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। और अभी वो घर पहुंच चुके हैं। तो पोएट क्या बोलते हैं? मैं उनको देखता हूँ वीक टी पीते हुए। वीक टी मतलब पानी वाली चाय। ठीक है, दूध वाली चाय होती, पानी वाली चाय, तो वो वीक टी मीन्स पानी वाली चाय वो पीते हैं घर आके और बासी रोटी खाते हैं। स्टेल चपाती यानी बासी चपाती खाते हैं और ये खाते हुए वो बुक पढ़ रहे हैं। तो ये लाइन से ये पता चलता है कि उनके घर में उनका कोई रियल में केयर नहीं कर रहा है ना। जब भी तो वो बासी रोटी खा रहे हैं विदाउट कंप्लेनिंग, और वो ज़रा भी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं और उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, इसलिए उनको बुक पढ़नी पड़ रही है अपना लोनलीनेस हटाने के लिए। उनके घर में उनके स्ट्रगल को, उनकी एफर्ट्स को, उनके हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है, बल्कि उनको बासी रोटी खानी पड़ रही है और अपने लोनलीनेस को हटाने के लिए उनको बुक पढ़नी पड़ रही है। यानी उनके घर में उनसे कोई फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, तो ये 2 लाइन में ये बताया गया है। अब क्या करते हैं वो पानी वाली चाय और बासी रोटी खाकर? सुन के कितना अजीब लग रहा है कि पूरा दिन मेहनत करके रात में इतने थके हारे आके भी ये खाना पड़ रहा है और अपना लोनलीनेस हटाने के लिए उनको बुक की सहायता लेनी पड़ रही है। तो यही सिचुएशन और कंडीशन पे पोएट दिलीप चित्रे फोकस करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं कि ऐसे कितने सारे ओल्ड एज मैन लोग हैं, फादर लोग हैं, जो लोग की ऐसी कंडीशन है, जो लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी वो लोग को एप्रिसिएशन अपने घर वालों से, अपने घर वालों का केयर, अपने घर वालों का लव नहीं मिल पाता है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा लोनली और अपने आप को पराया फील करने लगते हैं। आगे देखते हैं और पता चलेगा अपने को। He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. और उसके बाद फिर वो जाते हैं टॉयलेट और वहाँ पे वो सोचते हैं। कंटेम्पलेट मतलब बहुत ही ज़्यादा गहराई में सोचना, बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग करना। बहुत ही ज़्यादा गहराई में सोचते हैं। क्या चीज़? मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। वो ये सोचते हैं कि आज की दुनिया, आज का वर्ल्ड, ये मैनमेड दुनिया, इंसानों की बनाई हुई दुनिया इंसान को ही एक दूसरे से पराया कर रही है। एंड स्ट्रेंज यानी पराया करना। ठीक है, तो टॉयलेट में जाके वो क्या करते हैं? गहराई में सोचते हैं। क्या सोचते हैं? इंसानों के बनाई हुई दुनिया इंसानों को ही एक दूसरे से पराया कर रही है। वो इस बारे में सोचते हैं गहराई में। फिर वो बाहर निकलते हैं। क्या करते हैं? कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक। फिर वो बाहर आते हैं और कांपने लगते हैं वॉश बेसिन के पास आकर। सिंक मतलब वॉश बेसिन, ट्रेम्बल मतलब कांपना। ठीक है, तो वॉशरूम से आके वो वॉश बेसिन के पास आकर कांपने लगते हैं।
यहाँ पे एक मीनिंग और निकल कर आता है। एक तो हो गया कि वो वॉशरूम से आए इसलिए उनके ऊपर पानी लगा हुआ है, इसलिए वो थोड़ी ठंड की वजह से काँप रहे हैं। एक तो ये हो गया। एक और चीज़ इधर पे इनडायरेक्टली बताई गई है, वो वॉशरूम के अंदर गहराई में क्या सोच रहे थे, परायापन, लोनलीनेस के बारे में। तो बाहर आके वो इसलिए भी कांपने लगते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरी जो फैमिली मेम्बर जो है, अगर वो मेरे से अलग हो गए तो अभी तो सिर्फ परायापन होने लगा है, अगर वो मेरे से अलग हो गए तो ये थॉट उनके दिमाग में आता है और वो वॉश बेसिन के पास आके कांपने लगते हैं। ये सब थॉट्स उनके दिमाग में चलता है इसलिए। और क्या होता है, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज विट्स। और जो ठंडा पानी है वो उनके ब्राउन हैंड, उनके सांवले हाथों से लग के गिर रहा है और पानी की कुछ बूंदें उनके कलाई के जो ग्रे हेयर है उसमें थोड़ी बहुत लग गई है। तो वृष मतलब कलाई, ठीक है। तो इधर पे भी ये जो ग्रेइंग हेयर क्या डिनोट कर रहा है, उनकी बढ़ती हुई उम्र, उनका ओल्ड एज। तो अभी तुम लोग सोच रहे होगे उनके बच्चे कहाँ हैं, उनके बच्चे शायद नहीं होंगे इसलिए वो अकेले हो गए और लोनलीनेस फील कर रहे होंगे। लेकिन नहीं भाई, उनके बच्चे हैं। और कैसे बच्चे हैं? sullen. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. sullen मतलब होता है मन मुटाव, चिड़चिड़े, बैड टेम्पर। तो उनके जो चिड़चिड़े बच्चे हैं, छोटी छोटी बात में गुस्सा करने वाले बच्चे जो है, वो अपने फादर से जोक्स या कोई भी अपना सीक्रेट्स शेयर नहीं करते हैं, शेयर करने से इनकार कर देते हैं। रिफ्यूज मीन्स इनकार, ऑफन यानी हमेशा। तो उनके बच्चे जो है वो हमेशा उनसे कोई भी मजाक या अपना कोई सीक्रेट शेयर करने से इनकार कर देते हैं और नहीं करते शेयर। तो इसलिए अब वो क्या करेंगे, कोई बात करने वाला तो है नहीं, सब आज की इंसान की बनाई हुई दुनिया यानी अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में लगे हुए हैं। इसलिए अब वो क्या करेंगे, सोने चले जाएंगे। ही विल नाउ गो टू स्लीप, अभी वो सोने चले जाएंगे। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो। स्टैटिक यानी एक ही तरह का, स्टैटिक का अपोजिट होता है डायनामिक, यानी वैरायटी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोई चीज़, उसका अपोजिट होता है स्टैटिक यानी एक ही तरह की चीज़। गाना बज रहा है तो वो गाना खत्म होएगा, फिर से वही गाना शुरू हो जाएगा। कोई न्यूज़ बज रही है तो वो न्यूज़ खत्म हो जाएगी, फिर से वही न्यूज़ बजने लगेगी, ठीक है। तो वो रेडियो में स्टैटिक चीज़ सुनते सुनते सो जाएंगे। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। और किन के बारे में सपने देखेंगे, अपने एंसेस्टर्स यानी अपने पूर्वजों के बारे में, अपने फोर फादर्स के बारे में, अपने दादा परदादा के बारे में वो सोचेंगे। कौन? पोएट के डैडी। और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पोता पोतियों के बारे में। एंसेस्टर्स यहाँ पे कौन है? पास्ट। ग्रैंड चिल्ड्रन यानी अभी है नहीं, आगे हो गए, है ना। इनके बच्चे ये सलन चिल्ड्रन, इनके जब बच्चे हो गए तो वो कौन हो गए? इनके ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ये क्या है? फ्यूचर यानी अभी नहीं हुआ है। तो क्या चीज़ के बारे में वो सपने देखने लगते हैं? अपने एंसेस्टर्स यानी अपने पास्ट और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन यानी फ्यूचर। यानी ये लाइन कितनी डीप है देखो, वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने फ्यूचर तक के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो अपने प्रेजेंट के बारे में कोई भी चीज़ नहीं सोच रहे हैं। यानी वो अपने प्रेजेंट टाइम के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं? बिकॉज उनका प्रेजेंट टाइम उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस है, बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए वो अपने प्रेजेंट टाइम से ध्यान भटकाने के लिए अपने पास्ट और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं? थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। और वो नोमैड्स यानी बंजारे लोग, थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। नोमैड्स मतलब बंजारे लोग,
बंजारे लोग का कुछ ठिकाना नहीं होता है, वो इधर से उधर टाइम टू टाइम यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते रहते हैं। जिन लोगों का कुछ ठिकाना नहीं होता है वो एक जगह कभी नहीं रहते, जैसे बंजारे लोग, नोमैड्स, आदिवासी, शेड्यूल्ड ट्राइब, वो लोग को ये सब नामों से भी जाना जाता है। तो अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि वो इन लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इस लाइन से पोएट ये बताना चाहते हैं कि उनके जो फादर है वो ये सोचते हैं कि जो बंजारे लोग हैं वो लोग आज के दौर के इंसानों के कंपेयर में तो बहुत ही अच्छे हैं। एटलीस्ट वो लोग मिल के खाना ढूंढते हैं, लेकिन आज के दौर का इंसान बहुत ही ज़्यादा सलन हो चुका है, बैड टेम्पर, उसको सिर्फ अपनी पड़ी है, किसी और की पड़ी ही नहीं है। इसलिए वो अपने प्रेजेंट टाइम से ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, इसलिए वो अपना ध्यान अपने पास्ट और फ्यूचर में भटका रहे हैं। साथ ही साथ बंजारे लोग के बारे में सोच रहे हैं। ये लाइन जो है ना, एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू, ये लाइन बस एक सीन बता रही है कि एक नैरो रास्ता है, उसमें बंजारे लोग एंटर कर रहे हैं। तो उनके बारे में पोएट के पिताजी सोच रहे हैं, क्योंकि वो आज के इंसानों के रवैये से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, लोनली फील कर रहे हैं खुद को, इसलिए वो बंजारे लोग के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। तो ये पोएम से अपने को क्या क्या सीख मिलती है, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ये पोएम से अपने को क्या क्या सीख मिली है। मेरे डैडी देर शाम की ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और उस ट्रेन में साइलेंट पैसेंजरों के साथ खड़े हैं उस ट्रेन की येलो लाइट में। उनके सामने से बहुत सारे सबब्स पास हो रहे हैं, लेकिन वो उनको नहीं देख रहे हैं। बारिश का मौसम है, इसलिए उनका शर्ट और पैंट्स गीले हो चुके हैं और उनका जो ब्लैक रेनकोट है उसमें कीचड़ के धब्बे लग चुके हैं। उनने जो बैग पहना है उसमें बुकें भरी हुई है और वो बुक बैग से बाहर गिर रही है। उनकी आंखें धुंधला गई है उनकी बढ़ती उम्र के साथ, लेकिन फिर भी वो इस बारिश की रात में नम एनवायरनमेंट में मुरझाए हुए होकर थके आ रहे घर की तरफ आ रहे हैं। अभी मैं उनको देख सकता हूँ कि वो ट्रेन से उतर रहे हैं और ऐसा लग रहा है एक लंबे सेंटेंस से एक अनइम्पॉर्टेंट एक वर्ड हट गया, एक यूजलेस वर्ड गिर गया हो जिसकी किसी को भी परवाह नहीं। और ट्रेन से उतरने के बाद अभी वो प्लेटफॉर्म में जल्दी जल्दी चल रहे हैं और वो पटरी क्रॉस करते हैं और घर की गली की तरफ बढ़ते हैं। उनकी जो चप्पलें हैं वो कीचड़ की वजह से चिपचिपी हो गई है, लेकिन उनको ये सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो चलते जा रहे हैं। वो घर आने के बाद पानी वाली चाय पीते हैं और बासी रोटी खाते हैं और साथ ही साथ बुक पढ़ते हैं अपना लोनलीनेस हटाने के लिए। उसके बाद वो टॉयलेट जाते हैं और वहाँ पे गहराई में कुछ सोचते हैं। क्या सोचते हैं? इस इंसान की बनाई हुई दुनिया ने इंसान को ही एक दूसरे से पराया कर दिया है। टॉयलेट से बाहर निकलने के बाद वॉश बेसिन में वो कांपते हैं, और वो इसलिए कांपते हैं कि उनकी जो फैमिली बच्ची है कहीं वो उनसे अलग ना हो जाए। और उनका जो ब्राउन हाथ है उसमें ठंडा पानी पड़ रहा है और उनके कलाई में जो ग्रे हेयर है उसमें वो पानी की बूंदें थोड़ी चिपट रही है। क्लिंज यानी चिपटना। उनके चिड़चिड़े बच्चे उनसे कोई भी मजाक या सीक्रेट उनके साथ शेयर नहीं करते हैं, इसलिए वो भी सोने के लिए चले जाएंगे और रेडियो में स्टैटिक्स यानी एक ही तरह की चीज़ सुनेंगे और अपने पूर्वजों और अपने पोता पोतियों, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सपने देखेंगे और बंजारे लोग के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है। तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ओल्ड एज लोग कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड हो रहे हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए यंग यूथ, एज ए नौजवान पर्सन। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको केयर दे, लव दे, वो लोग का लोनलीनेस हटाने के लिए। तो समझ गई पूरी पोएम अच्छे से। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम जनरेशन गैप की वजह से क्रिएट होती है। तो एक गुड ह्यूमन बीइंग होने के नाते अपने को, अपने पिता, वो लोग के स्ट्रगल और वो लोग के एफर्ट्स को अपने को अप्रिशिएट करना चाहिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके अपने को वो लोग को लव देना चाहिए, केयर देना चाहिए। ओल्ड एज में क्या होने लगता है, वो लोग पहले से ही थोड़ा अपने आप को वीक महसूस करते हैं और ऊपर से अगर एनवायरनमेंट वो लोग को ऐसा मिलेगा तो वो लोग लोनली और साथ ही साथ डिप्रेस्ड फील भी करेंगे। तो इसलिए वी शुड नेवर लीव देम अलोन इन देयर ओल्ड एज। तो बस आज की पोएम में इतना ही। अपने पेरेंट्स लोग की रिस्पेक्ट करो, लव दो, केयर दो। अब मिलेंगे नेक्स्ट पोएम में। गुड बाय।